धानीपुर गांव का मुखिया बाजार में बैठा हुआ था कि तभी वहां पर जमींदार एक शहरी आदमी के साथ आ पहुंचा। जमींदार को देखकर मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे क्या बात है जमींदार, सुबह सुबह बाजार कैसे निकल आए? और तुम्हारे साथ ये शहरी आदमी कौन है? मुखिया जी, इसका नाम आर्यन है। मैं इसे आपसे मिलवाने के लिए आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं जमींदार, साफ साफ बोलो, बात क्या है? देखिए मुखिया जी, हमारा कस्बा अब वीआईपी एरिया में आने लगा है। आर्यन शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो हमारे कस्बे में एक एयरपोर्ट बनवाना चाहता है। आप तो चाहते हैं कि अगर हमारे कस्बे में एयरपोर्ट बन गया तो फिर हमारे कस्बे का नाम पूरे विश्व में मशहूर हो जाएगा। जमींदार ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, और मुझे इसके लिए एक पेपर पर सारे कस्बे वालों के दस्तखत चाहिए, और ये काम तो आप ही करवा सकते हैं। मुखिया गहरी सोच में डूब जाता है। तुम जानते हो जमींदार कि मैं कोई भी काम राजेश के सलाह बगैर नहीं करता। आखिरकार राजेश और उसकी बीवी सुधा इस पूरे कस्बे में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, फिर मैं और आर्यन कल आपसे मिलने फिर आएंगे। इतना कहकर जमींदार आर्यन के साथ चला गया। मुखिया सीधे राजेश के घर पर चला गया। अरे मुखिया जी, आप सब कुछ ठीक तो है? मुखिया ने सारा मसला राजेश को बताया। मुखिया जी, इसका नाम आर्यन है। मैं इसे आपसे मिलवाने के लिए आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं जमींदार, साफ साफ बोलो, बात क्या है? देखिए मुखिया जी, हमारा कस्बा अब वीआईपी एरिया में आने लगा है। आर्यन शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो हमारे कस्बे में एक एयरपोर्ट बनवाना चाहता है। आप तो चाहते हैं कि अगर हमारे कस्बे में एयरपोर्ट बन गया तो फिर हमारे कस्बे का नाम पूरे विश्व में मशहूर हो जाएगा। जमींदार ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, और मुझे इसके लिए एक पेपर पर सारे कस्बे वालों के दस्तखत चाहिए, और ये काम तो आप ही करवा सकते हैं। तुम जानते हो जमींदार कि मैं कोई भी काम राजेश के सलाह बगैर नहीं करता। आखिरकार राजेश और उसकी बीवी सुधा इस पूरे कस्बे में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, फिर मैं और आर्यन कल आपसे मिलने फिर आएंगे। तुम्हारी क्या राय है राजेश? क्या हमें जमींदार और आर्यन की बात माननी चाहिए? वैसे उनका सुझाव बुरा नहीं है। अगर हमारे कस्बे में एयरपोर्ट बन जाएगा तो हमारे कस्बे के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तभी सुधा राजेश की ओर देखकर कहती है, वो सब तो ठीक है राजेश, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे गांव में एयरपोर्ट बन जाएगा तो कहीं हमारे गांव के लोग मुसीबत में ना आ जाएं। और वो कैसे सुधा? मैंने सुना है कि जब एयरपोर्ट बनता है तो सरकार दूर दूर तक के गांव खाली करा देती है। तुम फिक्र मत करो सुधा, अगर एयरपोर्ट बनने से हमारे कस्बे के किसी भी आदमी पर मुसीबत आती है तो सबसे पहले मैं ही एयरपोर्ट बनने का विरोध करूंगा। इतना कहकर राजेश मुखिया से कहता है, चलिए मुखिया जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कुछ ही वक्त में राजेश मुखिया के साथ जमींदार की हवेली में चला गया। तो फिर तुमने क्या सोचा राजेश? जमींदार साहब, एयरपोर्ट बनने से हमारा कस्बा तो मशहूर हो जाएगा, ये सच है, लेकिन आपको ये आश्वासन देना पड़ेगा कि एयरपोर्ट होने से हमारे कस्बे में कोई मुसीबत नहीं आएगी। जमींदार के बोलने से पहले आर्यन राजेश से कहता है, अरे नहीं नहीं राजेश भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे जब एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो तुम्हारे सारे कस्बे के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अगर किसी कारण की वजह से तुम्हारा कस्बा खाली भी करना पड़ा तो हम तुम्हें दूसरे कस्बे की जमीन दे देंगे और उस कस्बे में पक्के मकान और सारे सुख सुविधाएं भी देंगे। हम तुम्हारे सारे कस्बे वालों को खेती करने के लिए इतनी जमीन देंगे कि जितनी की उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर राजेश और मुखिया खुश हो गए। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। तो फिर देर मत कीजिए मुखिया जी, ये कागज लीजिए और सारे कस्बे वालों का अंगूठा लगाकर हमें दे दीजिए। मुखिया कागज लेकर राजेश के साथ जमींदार की हवेली से निकल गया और सारे गांव वालों का अंगूठा लगवाकर जमींदार को पकड़ाता हुआ बोला, सारे कस्बे वालों ने मुझ पर यकीन करके इस कागज पर अंगूठा लगवा दिया है। अब आप आराम से सो जाइए। जमींदार साहब,
मैंने आप पर भरोसा करके सारे कस्बे वालों को अंगूठा लगाने के लिए कहा है। बस मेरे भरोसे को तोड़िएगा मत। कैसी बातें करते हो राजेश? अरे मैंने और आर्यन ने जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। जमींदार की बात सुनकर राजेश मुस्कुराता हुआ मुखिया के साथ जमींदार की हवेली से बाहर निकल आया। मुखिया और राजेश कुछ ही दूर चले थे कि तभी एक ट्रक राजेश को टक्कर मारता हुआ वहां से चला गया। अरे नहीं, ये कैसा हो गया? राजेश का उसी दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुधा का रो रो कर बुरा हाल था। रो मत सुधा, अब हम क्या कर सकते हैं? मेरे पति हमेशा गांव की तरक्की का ख्वाब देखते थे और तरक्की का दिन देखने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मुखिया नम आंखों के साथ सुधा के घर से बाहर निकल आया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मुखिया घबराता हुआ सुधा के पास आकर बोला, सुधा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या हुआ मुखिया जी? जमींदार ने हमारे साथ धोखा किया है। जमींदार पुलिस लेकर कस्बा आया है और पुलिस पूरे कस्बे को खाली करा रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं जाकर बात करती हूँ। सुधा तुरंत अपने घर से बाहर निकल आई और जमींदार से बोली, ये क्या हरकत है जमींदार? ये हरकत करके तुम मेरे स्वर्गवासी पति की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हो। तुम्हारा शौहर एक बेवकूफ था सुधा, वो मेरे इरादे को समझ ही नहीं पाया। जमींदार के बगल में खड़ा आर्यन सुधा से कहता है, हम बिजनेसमैन अपने मकसद को पूरा करने के लिए अक्सर बड़े बड़े वादे करते हैं और तुम बेवकूफ कस्बे वाले बड़ी आसानी से हमारे झांसे में आ जाते हो। तुम्हें कोई जमीन नहीं मिलने वाली। सारे कस्बे वालों ने पेपर पर अंगूठा लगवाया है और उस पेपर पर लिखा है कि ये सब अपने मर्जी से उनकी सारी जमीन अब मेरे नाम कर रहे हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो सुधा, यहाँ से कुछ ही दूर एक बहुत पुराना हवाई जहाज पड़ा हुआ है जो कि आर्यन का है। तुम सारे कस्बे वाले उस पुराने हवाई जहाज के अंदर अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। आर्यन और जमींदार ने सारे गांव वालों को उनके घर से बाहर निकाल दिया। सुधा और मुखिया सारे गांव वालों के साथ रोते हुए उसी जगह पर आ गए जहां पर वो पुराना हवाई जहाज पड़ा हुआ था। एक आदमी ने गुस्से से सुधा की ओर देखकर कहा, ये सब तुम्हारे शौहर की वजह से हुआ है सुधा। अब हम क्या करेंगे? क्या अब हम अपनी सारी जिंदगी इसी खटारा हवाई जहाज में बिताएंगे? उस आदमी की बात सुनकर सुधा फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक उस हवाई जहाज के बाहर रंग बिरंगी रोशनियां चमकने लगी और देखते ही देखते वो हवाई जहाज एक बेहद खूबसूरत हवाई जहाज में तब्दील हो गया। ये देखकर सभी गांव वाले हैरानी में पड़ गए। मुखिया जी, ये सब क्या है? पता नहीं, मुझे लगता है कि हमें एक बार इस हवाई जहाज के अंदर जाकर देखना चाहिए। सुधा और मुखिया हवाई जहाज के अंदर घुस गए, मगर अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उस हवाई जहाज के अंदर बहुत ही खूबसूरत और सुंदर घर बने हुए थे और वहां पर खेती की काफी सारी जमीन भी मौजूद थी। सच तो ये था कि उस हवाई जहाज के अंदर एक पूरा गांव आबाद था। ये देखकर मुखिया हवाई जहाज के बाहर आकर चीखता हुआ गांव वालों से कहता है, कस्बे वालों, तुम सब जल्दी से हवाई जहाज के अंदर आ जाओ, अंदर तो पूरा कस्बा है। मुखिया की बात सुनकर सारे गांव वाले हवाई जहाज के अंदर आ गए। एक आदमी खुशी से चिल्लाते हुए मुखिया से कहता है, मुखिया जी, इस हवाई जहाज के अंदर तो हमारे कस्बे से भी अच्छे और खूबसूरत कस्बा है और इसके अंदर जो कस्बा मौजूद है उसकी जमीन तो हमारे कस्बे के जमीन से भी ज्यादा उपजाऊ है। ऐसा लगता है मानो हवाई जहाज के अंदर कोई दूसरी ही जिंदगी बसी हो। तुम ठीक कह रहे हो। आज से हम सब अपनी जिंदगी इसी हवाई जहाज के अंदर बने कस्बे में गुजारेंगे। सारे गांव वाले उसी दिन से हवाई जहाज के अंदर स्थित जादुई गांव में अपनी जिंदगी जीने लगे। एक दिन सुधा उस गांव में टहल रही थी कि तभी उसकी नजर एक जेल पर पड़ी। सुधा चौंकते हुए मुखिया से कहती है, मुखिया जी, जादुई गांव में इस जेल का क्या काम?
अगर यहाँ पर जेल है सुधा, तो इसका कोई तो काम जरूर होगा। वक्त आने पर इसका भी पता चल जाएगा। इधर एक दिन जमींदार आर्यन से कहता है, समझ में नहीं आ रहा आर्यन कि वो सारे कस्बे वाले कहाँ चले गए। अरे घूम रहे होंगे कहीं, हमें इससे क्या। नहीं आर्यन, हमें उन पर नजर रखनी होगी। आजकल प्रेस मीडिया का दौर है। तुम सुधा को नहीं जानते, वो पढ़ी लिखी है। कहीं ऐसा न हो कि वो उन सारे कस्बे वालों को प्रेस में चली जाए। मैंने उन सारे कस्बे वालों को वहीं जाते हुए देखा था जहाँ पर मेरा खंडहर हो चुका हवाई जहाज पड़ा हुआ है। चलिए चल कर देखते हैं। कुछ ही देर में आर्यन और जमींदार उसी जगह पर आ गए। ये मैं क्या देख रहा हूँ जमींदार? ये मेरा हवाई जहाज तो नहीं है। ये तो बहुत ही खूबसूरत हवाई जहाज है। इसी बात ने तो मुझे भी हिला कर रख दिया है। चलो अंदर जाकर देखते हैं। जमींदार और आर्यन जैसे ही उस हवाई जहाज के अंदर गए तो सामने एक नजारा देखकर उनकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? इसके अंदर तो पूरा कस्बा मौजूद है। तभी वहाँ पर सुधा और मुखिया पहुँच गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ राजेश प्रकट हो गया। ये देखकर सुधा चौंकते हुए कहती है, राजेश, तुम तो मर चुके हो। हाँ सुधा, और मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जमींदार और आर्यन ही है। जो ट्रक मुझे टक्कर मार कर गया था, वो ट्रक इन दोनों का ही था। इन दोनों मेरे और कस्बे वालों के साथ धोखा किया। इसीलिए जब तुम सब लोग इस पुराने हवाई जहाज के बाहर खड़े होकर रो रहे थे, तब मुझसे तुम सबका दुख देखा नहीं गया और मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की और ऊपर वाले ने हवाई जहाज के अंदर ही तुम सब के लिए एक जादुई कस्बा बना दिया। तुम जानते हो इस जादुई कस्बे में जेल किसके लिए थी? किसके लिए? इन दोनों के लिए। अब ये जिंदगी भर इसी जादुई कस्बे के जेल में रहेंगे, भूखे प्यासे, ताकि ये बाहर के दुनिया में किसी को भी बेवकूफ ना बना सके। राजेश ने इतना कहा ही था कि तभी जमींदार और आर्यन ने खुद को जादुई गांव के अंदर बने हुई जेल में पाया और राजेश रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गया। जमींदार और आर्यन ने अपनी पूरी जिंदगी जादुई हवाई जहाज के अंदर मौजूद जेल में ही बिताई।